वर्गीस कुरियन आज जिंदा होते ना, तो ये फार्मर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जितनी भी अनरिजॉल्व इश्यूज चल रहे हैं अभी, बहुत हद तक वो सॉल्व हो गया होता। कोई ना कोई उनके पास एमिकेबल सॉल्यूशन जरूर होता, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन फार्मर्स के बीच में जो भी बैडमिंटन चल रहा है वो ठीक हो गया होता। और सबसे क्लासिकल एग्जांपल आप लोगों को अभी पता चला है फार्मर बिल को लेके, जो शायद 1 साल के आसपास उनके स्ट्राइक को होने जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि वो होते तो कहीं ना कहीं कंडीशन इस तरीके से नहीं होती। उनके बारे में कहा गया है कि उनको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन फार्मिंग का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग था, और फार्मिंग कम्युनिटी जो थी उन पे ट्रस्ट भी करती थी। तो इस वजह से माना जाता है कि अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है, ये क्राइसिस रिजॉल्व हो गया होता यदि वर्गीस कुरियन जिंदा होते तो। और इसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि इंडियन फार्मिंग की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी उनके अंदर, और कहीं ना कहीं फार्मिंग कम्युनिटी उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। उन्होंने उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, इसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला था कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री के विकास के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए दो प्रोमिनेंट चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहला उन्होंने ये बोला कि जो रूरल पीपल हैं उनके विस्डम, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके स्किल्स, इन दोनों का यदि सही तरीके से समावेश हो जाए तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं जो उनके थॉट्स थे, कि जो रूरल पीपल हैं उनके विस्डम को प्रोफेशनल्स के स्किल से इंटीग्रेट कर दिया जाए। रूरल पीपल जो हैं उनके विस्डम को प्रोफेशनल स्किल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके स्किल के साथ यदि मिला दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये बहुत जबरदस्त हम सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। और देखा जाए तो उन्होंने इन दोनों चीजों का बखूबी इस्तेमाल किया। रूरल रूरल पीपल जो है उनके विस्डम को प्रोफेशनल के स्किल से जब इन्होंने इंटीग्रेट किया, तो उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए। और वही व्हाइट रिवॉल्यूशन का नतीजा ये है कि अमूल आज के डेट में इंडिया में ही, गुजरात में ही नहीं, इंडिया के हर एक स्टेट में फार्मर्स की कंडीशंस को चेंज करके रख दिया है इकोनॉमिक लेवल पे। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इन दो प्रिंसिपल को यूज किया। अ, इसके बाद का लाइन थोड़ा ध्यान से समझना, यहीं पे मोटिवेशन है इनकी। यदि हिस्ट्री देखा जाए ना, तो ये केरला के थे, बहुत डिस्टेंट स्टेट है, आप लोगों को भी पता है। केरला के रहने वाले थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ये सब लाइन ध्यान से सुनना, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये केरला के रहने वाले थे, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मेटालर्जी की डिग्री ली थी। लास्ट लाइन में फिर से बोलता हूँ, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मेटालर्जी सब्जेक्ट, मेटालर्जी मतलब मेटल्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग में एक ब्रांच भी होता है, हमारे हिसाब से इंजीनियरिंग ही किया होगा या बीएससी एमएससी किया होगा उन्होंने, तो वहां से इन्होंने मेटालर्जी की डिग्री ली। तो ये कहा जा रहा था इनके बारे में कि इनको क्या समझ होगी एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन एग्रीकल्चर को उन्होंने ऐसी चीज दी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कि आज के डेट में गुजरात में जाइए और कह दीजिए कि आप अमूल की कंपनी में काम करते हैं, तो दुकान वाले आपसे पैसे नहीं लेते हैं। पैसे नहीं लेते हैं मतलब ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लुटाते हैं। उनको ये विश्वास होता है कि ये बंदा आके पैसा दे जाएगा, क्योंकि अमूल अपने आप में एक बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसा बंदा जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक एडवांस कम्युनिटी होती है, वहां से बिलोंग करता हो, केरल का रहने वाला हो, और डिग्री भी लिया हो, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से लिया हो, और उसमें भी एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट नहीं, मेटालर्जी से लिया हो। इन सब के बावजूद उनकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग इंडियन फार्मिंग की, और इतना जबरदस्त ट्रस्ट इंडियन फार्मर्स का उनके ऊपर, अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। आप लोग भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और आप लोग कभी कभी अचंभे में पड़ जाते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से है, तो हम यूपीएससी में इस ऑप्शनल को कैसे ले सकते हैं। इनसे सीखने वाली चीज कि जो लोग एग्रीकल्चर के होते हुए नहीं कर पाए एग्रीकल्चर में, उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज भी अमूल का, बताएंगे अमूल के बारे में। अभी तो फिलहाल आप इनके बारे में समझिए कि कितना आगे ले गए हो। व्हाइट रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करके इंडिया एक
सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाला कंट्री बन गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से ही। और गुजरात में ही नहीं, पूरे के पूरे कंट्री में उनका मतलब स्टार्टिंग में इनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया गया, लेकिन राइटर ये लिखते हैं कि उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने विजन से और अपने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी से, मैं इस 3 कीवर्ड्स को फिर से रिपीट करता हूँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और अपने विजन की बदौलत इन्होंने फार्मर्स का दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त एक रेडिकल चेंजेस किया इंडियन फार्मिंग सिस्टम में। अब एक और बात राइटर ये लिखते हैं कि जब इन्होंने अमूल को इंट्रोड्यूस किया ना, तो ना तो इन्होंने प्राइवेट, वो चाहते तो पीएसयू बना सकते थे, वो चाहते तो इसको गवर्नमेंट कंपनी बना सकते थे, वो चाहते तो इसको प्राइवेट कंपनी भी बना सकते थे। इन्होंने दोनों चीजों को अवॉइड किया। ना तो उन्होंने अमूल को पीएसयू में रखा, सरकारी कंपनी में रखा पब्लिक सेक्टर में, और नहीं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रखा, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया। कोऑपरेटिव आप सब लोगों को बता दें कि कोऑपरेटिव के बारे में हमने आर्टिकल भी बताया था। कोऑपरेटिव एक ऐसी संस्था है जहां पे कॉमन इंटरेस्ट से लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझना कोऑपरेटिव किसको कहते हैं। 2 एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। और इस पे आर्टिकल भी है, वो मैं फिर से दोबारा आप लोगों को बता दूंगा, बहुत डिटेल में बता दूंगा, बट नॉर्मल तरीके से समझिए कि कोऑपरेटिव क्या है। एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एक कॉमन इंटरेस्ट से लोग काम करते हैं एक ही कम्युनिटी के, वो कोऑपरेटिव हो जाता है। एग्जांपल से समझिए कि जैसे मेस है, आप सपोज दैट कि किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे मेस है, तो 100 बच्चे मिलके डिसाइड करते हैं कि उनको ही मेस चलाना है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं, तो इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होती है। वो सारे लोग पैसे कलेक्ट करके और अपने हिसाब से मेस को चलाते हैं, जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं आता। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 100 लोग, ये संदीप आईएएस एकेडमी में अभी मान लो मेरे हिसाब से हाँ 23 लोग कनेक्टेड हैं। 23 लोगों ने डिसाइड किया कि इनको ना एक सोसाइटी बनानी है। अब ये अपना पैसा इकट्ठा करेंगे और एक सोसाइटी बना लेंगे, एक एक घर बना लेंगे और उसी घर में रहना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा फायदा कि जो मिडिल मैन होता है या जो फ्लैट जाके खरीदते हैं, तो फ्लैट बेचने वाला तो ऐसे बेचेगा नहीं ना, उसको हर एक फ्लैट पे प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट भी वो किससे लेगा? आपसे ही लेगा। तो वो वाला पैसा आपका बच जाता है, मिडिल मैन का पैसा काफी ज्यादा हद तक बच जाता है। तो यही कोऑपरेटिव है। तो इन्होंने अमूल को कोऑपरेटिव में रखना मुनासिब समझा। उन्होंने पब्लिक सेक्टर में नहीं रखा और प्राइवेट सेक्टर में नहीं रखा। पब्लिक सेक्टर में नहीं रखने का मतलब ये था कि उनको ना इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे जरा सा भी बिलीव नहीं था, बिलीव सिस्टम नहीं था। इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब आईएएस आईपीएस जो भी निकलते हैं ना, तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे उनको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं था। और वो ट्रस्ट नहीं होने का रीजन बहुत सिंपल था। वो ये कह रहे थे कि अभी भी इंडियन ब्यूरोक्रेसी कॉलोनियल माइंडसेट से चलता है, और ऐसा हम मानते हैं कि वो कॉलोनियल माइंडसेट वेस्टर्न लाइफ का ही प्रोडक्ट है। तो उनको ये लगा कि कॉलोनियल माइंडसेट से चलता है तो वो कुछ करेंगे नहीं करप्शन के अलावा, तो इसीलिए उसको पब्लिक सेक्टर में उन्होंने नहीं रखा। बात तो सही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं रखने का मतलब क्या था? प्राइवेट सेक्टर में रख दिए होते। प्राइवेट सेक्टर में नहीं रखने का मतलब ये था कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, जिसमें ये कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उनका सोशल ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता होगा इनडायरेक्टली, अलग बात है, लेकिन उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी उसको नहीं रखा। कोऑपरेटिव में उन्होंने रखा कि किसान अपने हित में और किसानों के लिए काम करेंगे, किसान ही काम करेंगे, इसीलिए उसको कोऑपरेटिव में रखा। और इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तो ये एक तरह से गांधीयन थिंकिंग है। गांधी का एक बहुत अच्छा कोट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गांधी ने बोला था, व्हाट द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। हमारे संसार को, हमारी हमारी दुनिया को क्या चाहिए? मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो मासेस के द्वारा होना तब ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मास प्रोडक्शन होगा तो 2-4 लोग होंगे, अडानी अंबानी की तरह होंगे, वही प्रोडक्शन करेंगे, उनके पास वेल्थ का कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो आज इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ा भी था, जिसकी वजह से आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रोडक्शन बाई मासेस जब होगा ना, तो सब लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो सब लोग की लाइफ अच्छी होगी।
और प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की यदि हम सिर्फ बात करें तो कुछ चंद लोग प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से समाज में एक डिस्पैरिटी आ जाएगी, एक डिवीजन आ जाएगा, अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड आ जाएगा। तो गांधी ने वही बोला था कि जो हमारे संसार को जरूरत है वो मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्शन बाई मासेस की जरूरत है, कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। एक और चीज क्या कहा जाता है कि इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे विश्वास तो नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन उनके कुछ आइडियोलॉजी, कुछ उनके इथिक्स, कुछ उनकी टेक्निक्स को बहुत बखूबी यूज किया अपने अमूल में। उनके मैनेजमेंट को, उनके इनोवेशन को, उनकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अमूल में खूब ज्यादा यूज किया। उनके मैनेजमेंट को, उनके मार्केटिंग को, उनके ब्रांडिंग को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके इनोवेशन को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत आगे है, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, इनोवेशन में बहुत आगे हैं कंपेयरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। और आप लोगों का ध्यान मैं उस अमूल के ऐड पे दिलाना चाहता हूँ। यदि आप लोगों ने पेपर पेपर में देखे हो कभी अमूल का ऐड निकलता है, देखा है नहीं देखा है हाँ किसी सर। ने? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। कितना इनोवेटिव ऐड निकालता है ना वो, कार्टून टाइप का निकालते हैं। तो ये हाँ अमूल सर। की ही कि वहां से उन्होंने सारा स्ट्रैटेजी लिया और अमूल को इस तरीके का बना दिया कि वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ अपने आप को compete कर सके। लास्ट में यही, अच्छा उसके साथ साथ एक और बात कही गई है कि एक एच एम दलिया करके डेयरी इंजीनियर, प्रोमिनेंट डेयरी इंजीनियर हुए, एच एम दलिया, H.M. दलिया, DALAYA, एच एम दलिया। एच एम दलिया के समय एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। सक्सेस कुछ इस तरीके की थी कि उन्होंने बफेलो मिल्क से स्कीम्ड मिल्क और कंडेंस मिल्क बनाना सीख लिया, मतलब इन्होंने बनाना चालू कर दिया। स्कीम्ड मिल्क क्या होता है कि उसकी कैलोरी निकाल दी जाती है और उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे आपको कैल्शियम मिल सके, कैलोरी थोड़ी कम होती है स्कीम्ड मिल्क में। और कंडेंस्ड मिल्क भी कुछ इसी तरीके का होता है, काफी लो फ्लेम पे उसको अ, गर्म किया जाता है, जो बहुत दिन तक चलता है। आप देखिएगा कंडेंस मिल्क आप लेके आइए तो 1 महीने तक चलेगा नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एच एम दलिया को। उसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है कि 2012 में इनकी डेथ हो जाती है, वर्गीस कुरियन की। तो दो क्वेश्चन के साथ आर्टिकल को खत्म किया है कि क्या हम उनकी लेगेसी को आगे लेके जा पा रहे हैं, और क्या कोऑपरेटिव का जो ऑब्जेक्टिव था इन जनरल वो ग्रास रूट लेवल पे कामयाब हुआ है कि नहीं। दोनों क्वेश्चन का आंसर देते हुए आर्टिकल खत्म किया गया है कि उनकी लेगेसी को तो हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैटर्न पे बहुत सारे स्टेट ने अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है डेयरी फार्म में। जैसे कर्नाटका ने नंदिनी बनाया है, नंदिनी वहां पे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव फॉर्म चलता है, नंदिनी। और तमिलनाडु ने आविन बनाया है, AAAVIN, आविन सोसाइटी बनाया है। और पंजाब में वर्का चलता है, VERKA, वर्का। पंजाब में वर्का पंजाब में वर्का, कर्नाटका में नंदिनी और तमिलनाडु में आविन। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कहीं ना कहीं अमूल से ही इंस्पायर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी लेगेसी तो चल रही है। अमूल ने भी काफी डाइवर्सिफाई किया है अपने प्रोडक्ट्स को, आप लोगों को पता है। तो उनकी लेगेसी को तो हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि क्या ग्रास रूट लेवल पे हम इन जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं, इसका आंसर है बिग नो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आपने मिल्क में ही किया है, आपने दूसरे प्रोडक्ट में कहाँ किया है। तो दूसरे प्रोडक्ट में भी हमको करने की जरूरत है। और कहा यह जाता है कि कोविड 19 के आने की वजह से अमीर लोग फिर अमीर हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है आज के डेट में। लेकिन गांव में देखिए तो अभी भी हालत खराब है। और स्मार्ट सिटी की बात आप करते हैं, स्मार्ट विलेज की बात क्यों नहीं करते हैं? स्मार्ट विलेज, विलेज तो रहने लायक भी नहीं है, उसको क्यों नहीं बनाना चाहते हैं आप? उसको बनाने की जरूरत है, तभी तो ग्रास रूट लेवल पे भी डेवलपमेंट हो सकेगा। अर्बन रूरल डिवाइड आया है कोविड 19 की वजह से। तो यही कहा जा रहा है लास्ट में आर्टिकल में कि कुछ इस तरीके से पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी कि वैसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरीके से हमने मिल्क में बनाया है, बाकी प्रोडक्ट्स में भी बनाए। और ये जो डिवीजन हो गया है, अर्बन रूरल डिवीजन, जिसकी वजह से फार्मर तक सुसाइड कर रहे हैं, जो आपके नेशन के कंसाइंस को झकझोर देने के लिए काफी है। यदि आप अच्छे इंसान हैं तो ये समझ सकते हैं। तो
कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम ये रूरल अर्बन डिवाइड जो बनते जा रहा है, उस चीज को हम शॉर्ट आउट कर सकें।